नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सटेंशन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की निराला स्टेट सोसाइटी का एक दंपति आजकल अपना फ्लैट खाली कराने के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। यह खेल कोई नया इंसान नहीं खेलता है, वही पुराना इंसान जो पहले भी पुणे में यह खेल खेल चुका है, फिर मुंबई में यह खेल खेल चुका है, अब नोएडा में खेल खेलना है। 2022 में श्री राधा स्काई गार्डन में यह खेल खेला था। राधा स्काई गार्डन के समय यह मामला काफी चर्चा में रहा और काफी वीडियो वायरल हुए। बताया जा रहा है महिला दर्जनों सोसाइटी में ऐसे ही फ्लैट लेकर मालिकों प्रताड़ित करती है। इस टाइम टारगेट में है निराला स्टेट सोसाइटी है। मामला यह है, एक बुजुर्ग मकान मालिक जिसकी आंखों की रोशनी तक जा चुकी है, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से टूट चुका है। उसके घर का खर्चा सिर्फ मकान के किराए से चलता था, ऊपर से थोड़े बहुत ट्यूशन पढ़ाकर वह अपनी जिंदगी चला रहा था, लेकिन न उसे किराया दिया गया, न ही मकान वापस किया गया, उल्टा उसके अपने ही घर पर कब्जा कर लिया गया। पीड़ित ने बताया, यह कोई पहली बार नहीं हो रहा। 2022 में श्री राधा स्काई गार्डन सोसाइटी, फिर 4 और सोसाइटी और अब निराला स्टेट सोसाइटी, यही साजिश बार बार दोहराई जा रही है। मकान मालिक को ही खलनायक बना दिया जाता है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है ताकि कब्जा बरकरार रहे। ऐसे किराएदारों का टारगेट कौन कौन होता है? जो नोएडा में नहीं रहते, जो बीमार या कमजोर हैं, जिनका मकान आसानी से हड़पा जा सके। अब सवाल यह है, आखिर कब तक निर्दोष मकान मालिकों को शिकार बनाया जाएगा? क्या हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे या फिर झूठ को सच बनने देंगे? सच को जानिए, जागरूक बनिए और अन्याय के खिलाफ खड़े होइए। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस क्या न्याय करती है। पीड़ितों का समूह ऐसे लोगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन की रणनीति बना रहे हैं। पत्नी श्री राजेश रोहतगी निराला स्टेट के बाहर इस समय हूँ, जहाँ की इस सोसाइटी में मेरा अंदर फ्लैट है और मैं बाहर सड़क पे बैठने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि एक प्रीति गुप्ता नाम की लेडी जिसने मेरा फ्लैट पिछले अप्रैल में लिया था, जिसको मैं पिछले 2 महीने से खाली करने के लिए गुजारिश कर रही हूँ, पर वो हमेशा यही कहती हैं मुझे अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं आपका फ्लैट खाली नहीं करूँगी। मगर मैं इस समय सब प्रशासन, शासन, सबके पास जाके मजबूर हो चुकी हूँ कि धरना दूं और अपने पति के साथ मिलकर सड़क पे बैठूं। और आप लोगों से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मुझे एक मूर्ति नोएडा के पास मेरे साथ धरना, शांतिपूर्वक धरना देने के लिए इतवार को शाम 5 बजे आपसे गुजारिश करती हूँ कि 23 तारीख को आप सब मेरा सहयोग करने के लिए, एक महिला होके, एक मेरे पति को देखने में असमर्थ है, एक विकलांग व्यक्ति होते हुए भी हम इस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूर हैं। आप कृपया करके हमारा साथ देने का कष्ट करें। मैं राजेश रोहतगी, मैंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निराला एस्टेट सोसाइटी में एक फ्लैट लिया है, जिसे मैंने पिछले साल अप्रैल में मिस प्रीति गुप्ता को किराए पे दिया था। उन्होंने ये कहा था कि उनके पति विप्रो कंपनी में काम करते हैं और बेंगलोर में रहते हैं। एक पारिवारिक लेडी होने के कारण, जिनका एक छोटा बच्चा भी है, हमने उन्हें फ्लैट किराए पे दे दिया। पिछले कुछ समय से मेरी माताजी की तबीयत खराब चल रही थी और दिसंबर में उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उन्हें पैरालिटिक अटैक आया। 10 दिसंबर को मैं उन्हें तीरथ राम शाह हॉस्पिटल लेके गया टेस्ट कराने के लिए और चेकअप कराने के लिए। जब मैं और मेरी मिसेस उन्हें वहां पे एडमिट करा रहे थे, तभी निराला एस्टेट सोसाइटी से फोन आया, कई फोन आए हमारे पास कि आपके जो किराएदार हैं प्रीति गुप्ता, उन्होंने यहाँ पे लोगों के साथ वाद विवाद किया है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था और कई चीजों का वहां पे तोड़फोड़ की है और नुकसान किया है। इस मानसिक पीड़ा से जब मैं गुजर रहा था, जब मेरी माताजी के टेस्ट चल रहे थे, जो कि बहुत बुरी तरह से बीमार थीं, और ऐसे समाचार आना मेरे को और मेरी मिसेस को बहुत बुरी तरह से परेशान कर दिया। तभी डॉक्टर ने कहा कि माताजी के ब्रेन में क्लॉट्स हैं और उनको
ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है और ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, क्योंकि हमारे घर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। तो ये सोच के कि कभी भी माता जी को जब हमें इमरजेंसी में अगर टेस्ट कराने के लिए ले जाना पड़ेगा तो उनका इस तरह से ले जाना हमारा सही नहीं रहेगा, उनको स्ट्रेस पड़ेगा। तो मैंने प्रीति से कहा कि मेरे को वहाँ पे शिफ्ट होना है, क्योंकि वहाँ पे निराला स्टेट सोसाइटी में लिफ्ट है और कोई सीढ़ियाँ नहीं है वहाँ पर हमारे बार बार उनसे गुजारिश करने के बावजूद जब उन्होंने खाली नहीं किया तो जनवरी में हमारी माता जी की दोबारा तबीयत खराब हुई, उन्हें चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ और उन्हें जब हम टेस्ट कराने के लिए लेके गए स्ट्रेचर में सीढ़ियों से तो उन्हें झटके लगे और उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, जैसा डॉक्टर ने कहा था। और प्रीति गुप्ता के बार बार कहने के बावजूद जब उन्होंने घर खाली नहीं किया तो उन्होंने मेरे को और मेरी माता जी को इस स्टेज पे पहुंचा दिया जहां से हमारी माता जी कभी भी वापस नहीं आ सकती और 19 जनवरी को उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद भी जब हमें क्रियाक्रम करने का समय आया तो हमें बार बार नोएडा से फोन आने लगे कि आपकी टेनेंट ने बहुत वाद विवाद किए हुए हैं, बार बार हमें वहां जाना पड़ता था। क्रियाक्रम के टाइम पे भी हमें अपना घर बंद करके एक हिंदू रीति रिवाज से क्रियाक्रम नहीं करने दिया गया हमें, और हमें बार बार भागदौड़ करनी पड़ी नोएडा की। मैं एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हूं, मेरे को देखने में समस्या है। मेरी इस हालत के बावजूद मैं अपने ट्यूशन्स पढ़ाता हूं बच्चों को और मैं अपना घर का खर्चा चलाता हूं। इससे मेरी मिसेस केटरिंग का काम करती है, मगर बार बार नोएडा आने जाने के चक्कर में, इनके वाद विवाद के चक्करों में, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, दो जने आपस में जब लड़ रहे हैं तो उसमें हमारा क्या रोल है, आप ये बताइए। हमारा सारा काम यहाँ पे चौपट हो गया, हमारे सारे काम बंद हो गए। एक घर होते हुए भी हमें अपने घर के लिए यहाँ पे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है वापस आने के लिए, जिससे कि हम एक नई जिंदगी यहाँ पे शुरू कर सके, अपना कारोबार दोबारा से यहाँ पे शुरू कर सके। एक घर होते हुए भी दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करना क्या एक गुनाह का काम है। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। मैं आशुतोष श्रीवास्तव, श्री राधा स्काई गार्डन का निवासी, आप लोगों के बीच एक ज़रूरी बात बताने आया हूँ। मैं बहुत समय से सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, प्रीति गुप्ता कहीं पर भी कुछ भी, कहीं पर भी उसके साथ कुछ भी हो जाए, उसकी आए दिन किसी न किसी से बहस, लड़ाई, झगड़ा, कुछ ना कुछ होता रहता है। उसके साथ कुछ भी हो जाए, वो हर जगह उसको मेरा नाम लेना ज़रूरी था। जैसे लोग सुबह उठते उठते भगवान का नाम लेते हैं, वो मेरा नाम लेती है। अच्छी बात है। मैं बहुत समय से चीज़ों को इग्नोर कर रहा था, मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी कि मैं इन चीज़ों में इंटरफेयर करूं। मुझे लग रहा था जो जैसा हो रहा है होने दो, आज नहीं तो कल आदमी अपने आप शांत होगा, अपने आप सद्बुद्धि आएगी। पर इंसान को ना सद्बुद्धि आ रही है, ना ही इंसान शांत हो रहा है। कहानी है 2020 की। हमारी सोसाइटी में रहने आई थी, सोसाइटी में अच्छे से रही। सोसाइटी के सारे ग्रुपों में मैंने ही उनको जोड़ा था, क्योंकि सोसाइटी के अधिकतर ग्रुप मैंने ही बनाए थे जिनका मैं एडमिन था। सोसाइटी के रेसिडेंट से उनकी आपस में बहस होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उनके साथ लीगल नोटिस एक दूसरे से सर्व होता है। वो लीगल नोटिस रेसिडेंट्स को देती है, रेसिडेंट उनको देता है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है अभी तक। जब ग्रुपों में अश्लील बातें करने लगती हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगती हैं, तो एज अ ग्रुप एडमिन उनको रिमूव कर दिया। यहाँ से दिक्कत हो गई कि उनको रिमूव कैसे कर दिया गया। उस दिन से मैं उनके रेडार पे आ गया। हमारे स्टेट मैनेजर से उनकी लड़ाई, सोसाइटी के 50-60 रेसिडेंट से उनकी लड़ाई, बहस, जो उनसे कुछ बोल दे उससे बहस, जो उनकी तानाशाही को स्टॉप करे उससे उनकी बहस, हर किसी से उनकी बहस, उनसे बकवास, हर किसी से यही चलता रहा। इस तरह से 1.5 साल बीत गया। उसके बाद इन्होंने राखी गुप्ता जी का एक फ्लैट पे रेंट पे रह रही थी, जिसको कब्जा कर लिया। कब्जा इसलिए कहूँगा, रेंट ना देना,
ओनर आ रहा है कि भैया मैं आ रहा हूँ, मुझे अपना सामान रखना है, मैं रिटायर हो गया हूँ, खाली कर दो, नहीं खाली करना है। हम खाली तब करेंगे जब स्काई गार्डन के रेसिडेंट मुझसे माफी मांगेंगे। क्या बात है, खाने में सबके खिलाफ फर्जी एप्लीकेशन देना। सीएम पोर्टल में तो सीएम पोर्टल हो गया, और 112 तो ऐसे यूज करना है कि अगर 112 का आप रिकॉर्ड निकलवा लें तो 7 दिन में 14 बार तो 112 कॉल होती होगी। घर में पानी नहीं आ रहा तो 112 पे कॉल कर दो, हर चीज के लिए 112 कॉल कर दो। यूपी पुलिस बिल्कुल फ्री है। हर किसी, कोई आपसे बहस कर ले किसी चीज के लिए, तुरंत आप चौकी पे एप्लीकेशन दे दो। और अगर उसको कार्रवाई ना हो तो भाई साहब, पुलिस वाले ने घूस खा ली, चौकी इंचार्ज ने घूस खा ली, एसएचओ ने घूस खा ली, एसीपी ने घूस खा ली। हर आदमी इनको ना शासन पे भरोसा है, ना प्रशासन पे भरोसा है, ना पुलिस पे भरोसा है, किसी पे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके मन का कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो भैया मकान खाली नहीं कर रहे थे, बड़ी मेहनत करके हम स्काई गार्डन वालों ने किसी तरह ये मकान खाली कराया। हमें कैंडल मार्च निकालना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा, इवन 20 दिन मकान मालिक को सीढ़ियों पे बैठना पड़ा, तब जाके इनका मकान खाली हो पाया, राखी गुप्ता जी का। उसके बाद हम लोग को लगा ये बात आई गई, खत्म हुई। उसके बाद भी ये दुनिया भर में, मानव अधिकार में, महिला आयोग में, सीएम पोर्टल में, जहां जहां इच्छा है, थाने में, चौकी में, हर जगह ये एप्लीकेशन सबके खिलाफ देती रही। सबकी पुलिस ने इंक्वायरी करी, इनसे साक्ष्य मांगे, इनके पास किसी भी चीज का साक्ष्य नहीं है। ये बस किसी पे भी इल्जाम फेंक दो कि उसने ये किया और बस फ्री, उसको प्रूफ नहीं करना है, बस ये कह दो कि ये किया और बस हो गया। हमारे पास सब चीज के साक्ष्य है, हमारे पास सब चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। पर जब पुलिस मांगती है, जब पुलिस इंक्वायरी कर रही होती है, तो हम आपको नहीं देंगे, हम कोर्ट को देंगे, आप हमारे मुकदमे लिख दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। तो सारी चीजों में एफआईआर लग के सारे एप्लीकेशन, मुकदमे सब समाप्त हो गए। जिंदगी 1 साल तक खुशहाली से चलती रही। पर हम लोग को पता चलता सोशल मीडिया से, ये दूसरी सोसाइटी में गई, वहां पर वहां के स्टेट मेजर रेसिडेंट से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फिर ये तीसरी सोसाइटी में गई, वहां भी ये हो रहा है। कहीं पे ये दूध चोरी करते हुए पकड़ी जाती है, उसका वीडियो वायरल होता है। कहीं पे ये ग्रोसरी का सामान चोरी करते हुए पकड़ी जाती हैं, कैमरे में रिकॉर्ड होता है, वहां से हटाई जाती हैं। फिर आती है निराला एस्टेट सोसाइटी में, जहां से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा वहां कोई फ्लैट है, ना मेरा वहां कोई जानकार रहता है, ना मैं उस सोसाइटी में आता हूँ ना जाता हूँ, मेरा कोई भी मतलब नहीं उस सोसाइटी से। वहां पे रेसिडेंटों से लड़ाई चल रही है इनकी, वहां के रेसिडेंटों से लड़ाई चल रही है, पर उसमें यहाँ के श्री राधा स्काई गार्डन के रेसिडेंटों का और मेरा नाम अभी भी चल रहा है कि इन लोगों ने सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। आज भी 2.5 साल 2022 में यहाँ से जा चुकी थी, आज 2025 चल रहा है। चलने दीजिए। वहाँ पे ये लैपटॉप तोड़ देती हैं, वहाँ के शीशे तोड़ देती हैं, वहाँ के मेंटेनेंस वालों को मारा पीटी करती हैं, उन सब चीज़ों को चल रहा है वैसे ही। 3-3 4-4 एनसीआर कट जाते हैं, चल रही जिंदगी। हाल ही में 6 महीने पहले मैं एक दुर्गा पूजा में गया, ये वहाँ पे आई, इन्होंने मेरे को अटैक किया, इन्होंने मुझे चोटिल करने की कोशिश करी। मैंने उस पर पुलिस को संज्ञान में बात लाते हुए एनसीआर कटवाई इनके खिलाफ। एनसीआर की कॉपी भी मैं इस वीडियो के बाद लिंक कर दूंगा इस पे। भाई साहब, मुझे लगा अब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, पर इनका तो चीजें नहीं खत्म करनी थी। तब तो ये सोशल मीडिया में, हाँ मैंने मारा। आप सोचो ना, यहाँ का कानून ऐसा है कि मैंने कहा, मेरे पे अटैक किया, मेरे साथ गाली गलौज करी, हाथापाई करी, उसके बाद भी बंदा सोशल मीडिया में कह रहा है हाँ मैंने किया, मैं ऐसा ही करूंगी और मैं सब उन लोगों के साथ ऐसा करूंगी इन्होंने मेरी, कहते हैं ना कि वो मेरी बातें नहीं मानी या मेरे अगेंस्ट गए। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद भी मैं शांत रहा कि चलो ठीक है, हो गया। मैंने उस चीज को भी फॉलो अप नहीं लिया। अभी हाल ही में इनकी पुलिस वालों से बहस हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, रेसिडेंट से बहस हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, और ये वहां से जेल जाती है। जेल से लौट के आती हैं,
फिर वही ड्रामा शुरू, सब मिले हैं, सब मिले हैं, सब मिले हैं। अब मैं जंतर मंतर बैठूंगी जाके, मैं फ्लैट तब तक नहीं खाली करूंगी जब तक मुकदमा नहीं होगा। मेरा मकान माली बेकार है, मेरी सोसाइटी वाले बेकार हैं, स्टेट मैनेजर बेकार है। स्टेट मैनेजर तो सब तरफ के बेकार है। हमारे यहाँ मनोज शाश्वत स्टेट मैनेजर था, वो बेकार था। देवेंद्र पाल स्टेट मैनेजर बेकार था। आप अगर इनके ट्विटर हैंडल को चेक करेंगे शुरू से लेके आखिरी तक, तो ऐसा कोई स्टेट मैनेजर नहीं होगा जिस सोसाइटी में ये रही हो जिसको इन्होंने बदनाम ना किया हो। सब इन पे लाइन मारते हैं, सब इनको स्टॉप करते हैं, सब इनके पीछे पड़े हैं नहा धो के। सब वो सारी सोसाइटी के रेसिडेंट सब लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। अभी हाल ही में मैं देख रहा हूँ एक वीडियो, मैं जंतर मंतर पे हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला। भाई साहब, आपको न्याय नहीं मिला। मुंबई में आपने फ्लैट कब्जा करा हुआ था, मुंबई से आपको भगाया गया, आपको पुणे से भगाया गया, आपको नोएडा में कई सोसाइटियों से भगाया गया। 5 सोसाइटी तो मैं जानता हूँ जिससे आपको भगाया गया, और हर सोसाइटी में के खिलाफ आपने, हर सोसाइटी में 50-50, 60-60 रेजिडेंट्स पे आपके बवाल हैं। 50-50, 60-60 रेजिडेंट से बवाल है। और ये सारी सोसाइटियां बिस्तर मंडल में आती हैं, ये सारी सोसाइटियां बिस्तर थाने में आती हैं। आप थाने में चौकी इंचार्जों से पूछ सकते हैं, किसी से भी इतनी एप्लीकेशनें मिल जाएंगी। हर सोसाइटी में 50-50, 60-60 लोगों का। पूरी दुनिया गलत है, पुणे गलत है, मुंबई गलत है, नोएडा की सारी सोसाइटियां गलत हैं, सिर्फ मैम सही है। इनको क्या न्याय नहीं मिल रहा है, क्या इनके साथ गलत हो रहा है? बदतमीजी ये लोगों से करें, गाली गलौज ये लोगों से करें, घर लोगों के ये कब्जा करें। इनको अगर कोई रोकता टोकता है, कुछ कहता है, तो वो गलत है। तो मैं बहुत टाइम से चीजें इग्नोर कर रहा था और मैं सोच रहा था नहीं जाना है, नहीं जाना है। पर अब मैंने सोच लिया है कि मैं सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होऊंगा इनके खिलाफ, मैं कोर्ट में भी एक्टिव होऊंगा इनके खिलाफ। अभी तक मैंने अपनी जान में एक भी एप्लीकेशन इनके खिलाफ नहीं दी थी। जब इन्होंने मुझ पे अटैक किया था तो मैंने एक NCR कटवाई थी, उसका भी मैंने फॉलो अप नहीं लिया था। पर अब मैं प्रॉपर इन पे केसेस भी करूंगा, मैं प्रॉपर हर जगह एप्लीकेशन दूंगा। इन्होंने मुझे खिलाफ हर जगह एप्लीकेशन दी है और मैंने हर एप्लीकेशन में जो भी अधिकारी नियुक्त हुआ है, आयु नियुक्त हुआ है, उसका पूरा साथ दिया है, बिल्कुल उसके सामने सच रखा है। और ये एक भी सबूत दे नहीं पाई है किसी को आज तक। सिर्फ ये बोलती है मेरे पास ये रिकॉर्डिंग है, मेरे पास ये वीडियो है। मैं आज इनसे ये कहता हूँ, ये वीडियो ये वो भी देख रही होंगे और आप लोग भी देख रहे होंगे कि मेरे खिलाफ कोई भी वीडियो है, कोई भी रिकॉर्डिंग है, वो सोशल मीडिया में जैसे मैं ये वीडियो डालने जा रहा हूँ वैसे डालें। जो भी साक्ष्य हो, जो भी स्क्रीनशॉट हो, वो डालें। सिर्फ झूठ बोलना कि मेरे पास वीडियो है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये नहीं चलेगा। अब मैं हर पोर्टल में, CM पोर्टल में भी, महिला आयोग में भी, हर जगह मानव अधिकार में भी अब मैं भी एप्लीकेशन दूंगा। अब मैं भी धरनों पे बैठूंगा, अब मैं भी तुम्हारे खिलाफ वो सब काम करूंगा। अब लिमिट पार हो गई है। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। मेरे जीवन में तुम्हारे CDR पे मेरी एक कॉल नहीं होगी। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है, कोई बात नहीं है। पर 4 साल से तुम मुझे परेशान कर रही हो, फर्जी मुकदमों में, फर्जी एप्लीकेशंस में। पर अब मैं बताऊंगा कि जब आदमी परेशान हो जाता तो क्या करता है। तुम जंतर मंतर पे बैठे हो जाके ना, अब मैं आने वाले शनिवार को कम से कम 500 आदमी लेके जंतर मंतर में मैं बैठूंगा जाके। हमारी सोसाइटी के भी होंगे, आसपास जितनी सोसाइटी के लोग हैं वो भी होंगे, मीडिया भी होगी, सारे लोग होंगे। अब मैं देखता हूं कि सच को कैसे छुपाया जाएगा। लोग सिर्फ इसलिए तुमसे दूर भागते हैं कि किसी को भी इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि इन फर्जी चीजों में फंसे। पर अब लिमिट क्रॉस हो गई है। अब हम सब उतरेंगे और तुम्हारा सच सबके सामने लाएंगे। शनिवार को हम लोग भी जंतर मंतर जाएंगे और कम से कम 200 से 300 लोग जाएंगे। हर सोसाइटी के लोग जाएंगे। आज तक जिसका जिसका तुमने नाम लिया है, जितने स्टेट मैनेजर्स का नाम लिया है, जितने रेसिडेंट्स का नाम लिया है, वो सब जाएंगे। और अब सब हम सब खुल के
सोशल मीडिया में तुम्हारे खिलाफ वीडियो भी डालेंगे, अपनी बात भी रखेंगे, और जिसका जिसका तुम नाम ले रही हो, अगर तुम्हारे पास किसी के खिलाफ भी कोई साक्ष्य है, सोशल मीडिया में डालना शुरू करो। तुम्हारा झूठ का पुलिंदा अब हम लोग खोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।